हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए 11th क्लास के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बच्चों साइंस के कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि आप एएमयू के लिए 11th क्लास के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप भी बच्चों एएमयू में पढ़ना चाहते हैं तो बच्चों इसकी तैयारी के लिए बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों मैं आप लोगों को साइंस के जितने भी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये सारे ही क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस यानी पिछले सालों में ये पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, यदि आप बच्चों एएमयू की पूरी तैयारी करना चाहते हैं हमारे माध्यम से तो इसके लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अब देखिए बच्चों चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है I²R, दूसरा ऑप्शन है BI, तीसरा ऑप्शन है बच्चों B²/R और चौथा ऑप्शन है बच्चों IR²। ठीक है, तो इसमें पूछा यह है कि कौन सा पद यानी कौन सा टर्म्स विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, वो आपको बताना है। तो देखिए मैं इसका पूरा डिटेल से आपको सोल्यूशन समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए विद्युत शक्ति का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है P = क्या होता है बच्चों VI होता है। क्या होता है? P = BI। ठीक है, परिभाषा बच्चों इसकी ये होती है, किसी परिपथ में ठीक है वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो फार्मूला बच्चों इसका आता है P = BI। ठीक है, अब देखो BI तो बच्चों इसके अंदर ऑलरेडी हमको मिल रहा है। ठीक है, यानी जो ये दूसरा जो ऑप्शन है ये तो शक्ति को निरूपित कर रहा है। ठीक है, इसने पूछा कि कौन सा पद शक्ति को निरूपित नहीं करता, वो आपको बताना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे सोचेंगे। देखिए अब देखिए इस फार्मूले बच्चों अगर हमें ओम का नियम लगाओ तो ओम का नियम = होता है बच्चों, ओम का नियम होता है बच्चों B बराबर होता है बच्चों IR। क्या होता है? IR होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अब देखो मैं अगर मैं इस फार्मूले में बच्चों B की जगह IR रखता हूँ, ठीक है, इस B की जगह बच्चों क्या रखता हूँ IR रखता हूँ, तो कंडीशन क्या बनेगी? P बराबर हो जाएगा। देखो B की जगह आप क्या रखोगे? IR रखिए। क्या रखिए बच्चों? I और ये R रख लीजिए। ठीक है, और ये I ऑलरेडी पहले से ही है। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा? देखो P = क्या हो जाएगा बच्चों? ये I से I गुणा हो जाएगी तो ये I² हो जाएगा। ठीक है, और ये बच्चों R आपका ये आ जाएगा। यानी ये वाली कंडीशन देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या देखिए? I²R। तो देखो I²R भी बच्चों क्या होता है? शक्ति को निरूपित करता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने पूछा कि शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये देखो ये वाला दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाले इसके लिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा कैसे हम निकालेंगे। देखिए इसी फार्मूले जो बच्चों फार्मूला जो आपका है ये P ठीक है, देखो ओम के नियम से बच्चों अब हम I की वैल्यू रखेंगे। अगर बच्चों हम I ये भी ओम का नियम है, I क्या होता है बच्चों? B/R होता है। क्या होता है? B/R होता है। ठीक है, अगर इस फार्मूले B की जगह I की जगह अगर मैं B/R रखता हूँ, ठीक है, तो क्या कंडीशन बनेगी? देखिए P = हो जाएगा। देखिए आपका देखो ये B पहले से ही है, ये जो I है इस I की जगह बच्चों क्या रखेगा? B/R रखिए। B/R यहाँ पे बच्चों रख लीजिए। ठीक है, तो अब आप उसको सॉल्व करोगे तो बच्चों बनेगा ये B की गुणा 20 हो जाएगा तो ये B² हो जाएगा और अपन बच्चों R आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को मेरा? तो B²/R भी बच्चों शक्ति को निरूपित करता है, नहीं ये भी निरूपित कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अब ये जो चौथा ऑप्शन बच्चों यही एक ऑप्शन ऐसा होगा जो शक्ति को निरूपित नहीं करेगा। क्लियर है आप लोग मेरा? तो शक्ति को बच्चों ये वाला टर्म से निरूपित नहीं करता है। क्लियर है आप लोग मेरा? तो इसका चौथा ऑप्शन जो बच्चों वो राइट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इसमें यही पूछा था कि निम्न में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ये जो चौथा ऑप्शन बच्चों ये शक्ति को निरूपित नहीं करता है। बाकी देखो P = BI ये भी शक्ति को निरूपित कर रहा है। ठीक है, या P = IR²R ये भी शक्ति को निरूपित कर रहा है और P = B²/R ये भी शक्ति को निरूपित कर रहा है। यानी तीनों ही फार्मूले बच्चों शक्ति के, बट ये जो चौथा ऑप्शन है बच्चों ये शक्ति को निरूपित नहीं करता है, इसलिए बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ये D वाला हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या? देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा। अब ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है A वाला 36 × 10⁶ जूल, दूसरा B ऑप्शन दे रखा है 3.6 × 10⁶ जूल और C वाला ऑप्शन दे रखा है 3.6 × 10⁻⁵ जूल और D दे रखा है 360 × 10⁵ जूल। ठीक है, आपको बताना है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है बच्चों इसका B वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यानी 3.6 × 10⁶ जूल जो होता है बच्चों ये 1 किलोवाट घंटा के ठीक बराबर होता है। यानी इसका जो B वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सॉल्व करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या? देखिए अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार किसका बना होता है। देखो फ्यूज होता है ना बच्चों एक मिश्र धातु का बना होता है, यानी इसके अंदर दो या दो से अधिक धातुएं बनी होती है। ठीक है, तो यही पूछा है कि फ्यूज तार किस धातु का बना होता है, यानी किस तार का किस धातु का मिश्रण होता है। तो पहला ऑप्शन है कॉपर और Fe, देखो Cu कॉपर होता है और Fe आयरन होता है, यानी कॉपर और लोहा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है,
Cu और SN होता है बच्चों स्टील, ठीक है, यानी कॉपर और स्टील, यानी ये इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये जो फ्यूज तार बना होता है बच्चों किस चीज़ का बना होता है, वो कॉपर और स्टील का मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात, तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। फ्यूज किसका बना होता है बच्चों, कॉपर और स्टील, ऐसा होता है बच्चों स्टील का मिश्रण का बना होता है, ठीक है, यानी ये दोनों धातुएं मिलकर आपस में क्या बनती है बच्चों, फ्यूज तार बनाती है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, तो याद रखेंगे बच्चों फ्यूज तार जो बना होता है किस चीज़ का बना होता है, कॉपर और स्टील के मिश्रण का बना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। अब देखिए जो अपने घरों में जो अल्टरनेटिव करंट आता है, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर के घरों माध्यम से अपने घरों में जो लाइट आती है, बिजली आती है, तो उसकी आवृत्ति यहाँ पूछिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पूछिए, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं 100 हर्ट्ज दे रखा है और 400 हर्ट्ज दे रखा है, 50 हर्ट्ज दे रखा है और 60 हर्ट्ज दे रखा है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों सी वाला ऑप्शन राइट है, यानी जो अपने घरों में जो विद्युत आती है, जो बिजली आती है, जो प्रत्यक्ष धारा आती है, ठीक है, उसकी जो आवृत्ति होती है बच्चों क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। यानी हमारे घरों में जो आने वाला जो करंट होता है, जो विद्युत धारा होती है बच्चों, ठीक है, वो 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल पूरी करती है। देखिए विद्युत धारा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये समझ में आप लोग को मेरी बात। ये तो प्रथम आधे चक्कर में क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है, दूसरा चक्कर में नेगेटिव होती है। क्लियर आप लोग को मेरी बात। तो 1 सेकंड के अंदर बच्चों कितने चक्कर पूरे करती है, 50 चक्कर पूरे करती है, ठीक है। तो 1 सेकंड में चक्करों की जो संख्या होती है बच्चों, ठीक है, वही क्या होती है बच्चों, उसकी आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष धारा की जो आवृत्ति होती है बच्चों कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कई बार बच्चों ये एग्जाम में पूछा जा चुका आप लोगों से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए वृत्ताकार तार के केंद्र पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। देखिए 4 ऑप्शन रखें, बी समानुपाती आर, बी समानुपाती आई आर, बी समानुपाती आर स्क्वायर, ठीक है, और बी व्युत्क्रमानुपाती है 1/r, ठीक है, और जो आपका आर पर निर्भर नहीं करता। यानी ये आपको बताना है कि जो वृत्ताकार कुंडली के या तार के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वह किस पर निर्भर करता है, तार के लिए, वृत्ताकार तार के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बच्चों सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यानी इसका जो फार्मूला होता है, देखिए किसी वृत्ताकार तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है, बी बराबर होता है बच्चों आपका μ0 Ni अपॉन क्या होता है बच्चों, ये 2r होता है, क्या होता है 2r होता है। क्लियर आप लोग मेरी बात, ठीक है। तो आर देखो अपन मारा, व्युत्क्रमण बटे मारा ना 1/r का, ठीक है, ये सारा का सारा बच्चों कांस्टेंट है। यानी इस फार्मूले को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी तार के अंदर, ठीक है, या किसी भी कुंडली के अंदर फेरों की संख्या निश्चित होती है, करंट भी बच्चों नियत रहता है, और ये μ0 तो एक ये क्या चुंबकशीलता है, ठीक है, 2 कांस्टेंट होता है। यानी वी को बच्चों हम लिख सकते हैं बी समानुपाती 1/r। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो ये वाला रेजिस्टेंस के लिए बिल्कुल राइट है, ठीक है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के क्या होती है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर आप लोग मेरी बात, तो ये इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चों हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और इसी प्रकार बच्चों आप AMU की 11th क्लास की पूरी तैयारी करना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर बच्चों। अगला क्वेश्चन है एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। देखिए ऑप्शन रखें, पहला 0 होगा, 45 होगा, 90 होगा या 135 होगा, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए बच्चों ये एक समतल दर्पण मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए ये इसके नीचे का क्या बच्चों पॉलिश है, ठीक है, जैसा जिस समतल दर्पण जिसे हम चेहरा देखते हैं, ठीक है। आपको इस किरण क्या इस पर बच्चों लंबवत आ रही है, यानी परपेंडिकुलर आ रही है। तो मान लीजिए एक बच्चों ये आ रही है परपेंडिकुलर, ये बच्चों का इंसिडेंट रे यानी आने की दिशा है, यानी आपतित किरण है, ठीक है। और बच्चों ये किरण इधर से आती है तो इसी मार्ग से बच्चों वापस लौट जाएगी, इसी मार्ग से क्या होगी बच्चों वापस लौट जाएगी। क्लियर है आप लोग मेरे पास। तो इस कंडीशन में बच्चों की जो एंगल होगा आपका वो कितना होगा, थीटा कितना होगा बच्चों, वो 0 डिग्री होगा। क्या बच्चों होगा 0 डिग्री। यानी इसका जो राइट ऑप्शन बच्चों क्या ये वाला बिल्कुल राइट होगा। यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही क्या होते हैं बच्चों 0 होते हैं। क्या होते हैं 0। यहाँ तो इन्होंने परावर्तन के लिए पूछ लिया और आपतन के लिए पूछा जाता तो भी बच्चों क्या होगा बच्चों 0 ऑप्शन इसका राइट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या देखिए पढ़ते हैं एक बार इसको। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है 28 सेमी, ठीक है। इसकी फोकस दूरी आपको बतानी है। देखिए बच्चों मैं आप लोगों को बताता हूँ, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है बच्चों, वो होता है F = क्या होता है बच्चों, वो R/2 होता है, R/2 होता है। जहाँ R है बच्चों फोकस, R है बच्चों आपकी वक्रता त्रिज्या और F है फोकस दूरी, ठीक है। अब फोकस दो त्रिज्या आपको दे रखी है, कितनी R की वैल्यू दे रखी है आपको 28 दे रखी है, अपन में 2 आ रहा है, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 14 आएगा। कितना आएगा 14 आएगा। अब देखिए F का जो मान आ रहा है बच्चों 14 सेमी आ रहा है। कितना आ रहा है 14 सेमी आ रहा है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है,
यहाँ पे प्लस का 14 में रखा है, माइनस का 14 में रखा है। अभी कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? देखिए बच्चों, अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है ना, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी बच्चों क्या होती है? नेगेटिव होती है। नेगेटिव मतलब माइनस वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा जो ऑप्शन है माइनस के 14 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छी क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बच्चों की होती है नेगेटिव होती है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? और उत्तल दर्पण होता तो फिर इसका ए वाला ऑप्शन राइट होता है, यानी प्लस का 14 सेंटीमीटर राइट होता। क्लियर है? चलिए अगली बात आपको समझाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन है चंद्रमा से देखने पर आकाश किस रंग का दिखता है? ठीक है, देखिए जैसे कि हम पृथ्वी से आकाश को देखते हैं तो हमें आमतौर पर नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बच्चों? वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, अभी कहा है कि अगर चंद्रमा से देखने पर आकाश किस रंग का दिखाई देता है? ठीक है, तो आकाश बच्चों चंद्रमा से देखेंगे तो हमको क्या दिखता है? वो काले रंग का दिखता है। इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हमको जो नीला दिखता है ना पृथ्वी पर, तो बच्चों प्रकाश के विकिरण की वजह से दिखता है, प्रकाश के विकिरण की वजह से। लेकिन चंद्रमा से ऊपर को प्रकाश का विकिरण हो नहीं पाता है, इसलिए बच्चों आकाश का जो वास्तविक रंग है बच्चों वो कैसा है? काला है। और यही बच्चों काला रंग हमें चंद्रमा से दिखाई देता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? अगर पृथ्वी से अगर हम नीला दिखता है आकाश, उसका रीजन क्या है? प्रकाश का विकिरण। ठीक है, तो इसका बच्चों राइट ऑप्शन क्या होगा? सी वाला ऑप्शन राइट होगा। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग जो होता है बच्चों काला दिखाई देता है। क्लियर है? चलिए अगली बात करते हैं बच्चों। अगला है देखिए, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर। बी ऑप्शन दे रखा है 10⁻⁻10 मीटर। सी ऑप्शन दे रखा है 10⁻⁻12 मीटर और डी ऑप्शन दे रखा है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों, इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखो ये नैनोमीटर के बराबर होता है, ये पिकोमीटर के बराबर होता है और ये बच्चा आपका माइक्रोमीटर के बराबर होता है। लेकिन ने पूछा एंगस्ट्रॉम के लिए तो 10⁻⁻10 मीटर इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, नैनोमीटर के लिए बच्चों ये वाला राइट होता, पिकोमीटर के लिए ये वाला राइट होता सी वाला, और जो आपका माइक्रोमीटर के लिए बच्चों आपका डी वाला राइट होता। लेकिन बच्चों एंगस्ट्रॉम के लिए बच्चों आपका 10⁻⁻10 मीटर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, देखिए जब दो राशियों के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा होता है तब वो राशियाँ कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, अचर होती हैं, समानुपाती होती हैं या व्युत्क्रमानुपाती होती हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन बच्चों क्या? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यानी जब दो राशियाँ क्या होती हैं? एक दूसरे के समानुपाती होती हैं तब उनके बीच का ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। देखिए ओम के नियम में आपने पढ़ा भी होगा। ओम के नियम का देखिए, अगर हम विभवांतर और धारा के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें, ठीक है, तो वो क्या आता है? एक सरल रेखा आता है। मान लीजिए ये क्या बच्चों, ये आपका वोल्टेज का ग्राफ है और मान लीजिए बच्चों अब ये आपका धारा का ग्राफ। ठीक है, अब इनके बीच में अगर ग्राफ को देखें बच्चों तो ये क्या आता है? ये आता है। ठीक है, ये होता है बच्चों B/I। क्या आता है बच्चों? B/I आता है। ठीक है, जिसे हम बच्चों R से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जब दो राशियों के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, ठीक है, तो वो राशि आपस में क्या होती है? समानुपाती होती हैं। यानी दो समानुपाती राशियों के बीच का ग्राफ क्या होता है बच्चों? एक सरल रेखा होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर कौन सी राशि दुगनी हो जाएगी? ठीक है, यानी अगर हम किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर दें तो कौन सी राशि दुगनी हो जाएगी? ऑप्शन देखिए रखा, बल दुगना हो जाएगा, त्वरण दुगना हो जाएगा, ऊर्जा दुगनी हो जाएगी या संवेग दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बच्चों डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगर देखिए संवेग का जो फार्मूला होता है बच्चों P क्या होता है बच्चों? mv होता है। क्या होता है बच्चों? mv होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अगर आप वेग को दुगना करोगे, अगर वेग को दुगना करोगे तो m तो ऐसे रह जाएगा, ये 2v हो जाएगा। जब बच्चे ये 2v हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो P हो जाएगा 2 आगे निकाल दो, फिर mv हो जाएगा। जब बच्चे ये mv हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, मान लो ये मैं इसको P1 अगर मानता हूँ, ठीक है, तो देखो ये आपका क्या P1 बन गया, यानी जो आपका नया संवेग बन गया, यानी P2 जो बना है। ठीक है, वेग को दुगना करने पर 2 और बच्चे क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा। पहले का क्या होगा बच्चे? दुगना हो गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो अगर किसी वस्तु का वेग और दुगना कर देते हैं तो बच्चे तो संवेग उसका दोगुना हो जाता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, चलिए लगाते हैं देखिए अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन दे रखा है हम लोग को बच्चों। देखिए निम्नलिखित में या निम्न में कौन अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं सोना, सोडियम, सिलिकॉन और तांबा। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों सिलिकॉन, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सिलिकॉन इसका राइट ऑप्शन है, यानी जो अर्धचालक है, अर्धचालक का उदाहरण इसमें कौन सा? सिलिकॉन है। ठीक है, ये जर्मेनियम अगर आया तो जर्मेनियम भी ऑप्शन इसका राइट होगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल एक ऑप्शन राइट है, तो वो कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चों? वो सिलिकॉन है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
कोई एक एलिमेंट दे रखा है x, इसका एटॉमिक नंबर 15 है और जो एटॉमिक वेट है बच्चों वो कितना है 31 है। मैं x की यानी ये जो x कोई एलिमेंट है, ठीक है, परमाणु संख्या पूछी है यानी परमाणु क्रमांक, तो परमाणु संख्या क्या होती है बच्चों, नीचे वाला नंबर होता है, ये नंबर होता है, ये परमाणु क्रमांक होता है। अगर परमाणु भार पूछा जाए तो फिर ये वाला ऑप्शन, देखो परमाणु क्रमांक क्या बच्चों 15, तो इसके बच्चों ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है बच्चों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, ये देखिए NaCl, ये तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला, नमक का फार्मूला, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका डी वाला ऑप्शन राइट है बिल्कुल। जो बेकिंग सोडा होता है, जो खाने का सोडा होता है बच्चों, उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है NaSCO3, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए शुद्ध सोना, ठीक है, यानी प्योर गोल्ड, ठीक है, कितने कैरेट का होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है 21, 24, 23 या फिर 22, ठीक है। तो शुद्ध सोना जो होता है बच्चों, वो शुद्ध सोना होता है बच्चों आपका 24 कैरेट का होता है। कितना होता है 24 कैरेट, यानी इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। काफ़ी बार बच्चों ये AMU में कई बार पूछा जा चुका है। जो शुद्ध सोना होता है बच्चों वो कितने कैरेट का होता है, वो 24 कैरेट का होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा की जो झिल्ली होती है उसके लिए कैसी होती है, देखिए ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को, पतली होती है, कठोर होती है, लचीली होती है, फिर मोटी होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा की जो झिल्ली होती है बच्चों वो लचीली होती है, यानी इसका जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। याद रखेंगे कई बार पूछा गया ये, प्लाज्मा की झिल्ली कैसी होती है बच्चों, लचीली होती है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है देखिए हृदय की पेशियां होती हैं, हृदय की पेशियां होती हैं, ऑप्शन दे रखा अनैच्छिक, ऐच्छिक, स्वायत्त या फिर कोई नहीं। देखिए हृदय तो आप हमारी तुम्हारी मर्जी से धड़कता नहीं है, वो तो स्वयं ही धड़कता है ना। तो यानी कहने का मतलब ये हृदय की जो पेशियां होती है बच्चों वो क्या होती है, अनैच्छिक होती हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी इच्छा होगी तो दिल धड़केगा, तुम्हारी इच्छा होगी तो नहीं धड़केगा, ऐसा नहीं होता है, वो अनैच्छिक होती हैं। समझ आप लोग मेरी बात? तो याद रखेंगे हृदय की जो पेशियां होती है बच्चों वो कैसी होती है, अनैच्छिक होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और ये बच्चे लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो लेक्चर का। कहा देखिए क्वेश्चन है कवक से प्रभावित होता है, कवक से प्रभावित होता है क्या, ऑप्शन देखिए कवक से प्रभावित होता है क्या, फेफड़े, यकृत, मस्तिष्क या फिर त्वचा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें राइट ऑप्शन आपको बताना। काफी बार बच्चों ये काफी बार आपसे AMU में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्या देखिए कवक से प्रभावित होते हैं, क्या प्रभावित होते हैं बच्चों, त्वचा, इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कवक से कौन प्रभावित होता है बच्चों, वो आपका त्वचा यानी जो आपका स्किन है ये प्रभावित होती है। उम्मीद करता हूँ ये बच्चों आपको समझ में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों हमने साइंस से कुछ AMU 11th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को समझा। उम्मीद करता हूँ बच्चों सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आप इसी प्रकार से मैथ की, इंग्लिश की या फिर साइंस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं बच्चों, तो इसके लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटे का बटन जरूर दबाइए, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।